नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 16 सितंबर 2020 की क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स को। तो ये वर्कशीट नंबर 32 है और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी। जैसे हम कहते हैं ना कि शायद आज बारिश होगी, तो बारिश होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है, मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना, कंडीशन। अब इसमें आपको शुरू करते हैं। लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट प्रोबेबिलिटी इन प्रीवियस क्लासेस। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट numerically an estimation of possibility of events which that occur in situations. So probability of an event is the number of outcomes favorable for the event upon total number of outcomes for the experiment. When the outcomes are equally likely, let us understand what is equally likely events or outcomes. तो equally likely events या outcomes क्या होती हैं? तो when tossing a coin, there are two possible outcomes of an experiment, head or tail. तो बेटा इक्वली लाइकली मतलब सब चीज़ों के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल होती है। जैसे नीचे आपके सामने लिखा है, तो एक सिक्का उछाला गया, सिक्के की दो ही साइड होती हैं, एक हेड होती है, एक टेल होती है। तो आपने गाना सुना होगा ना, हेड या टेल, पास या फेल, प्यार मोहब्बत दिल का खेल, ऐसे कुछ गाना था वो। तो हेड या टेल जो था, उन दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। 50% चांस यानी 1/2 पॉसिबिलिटी हेड के आने की और 1/2 पॉसिबिलिटी है टेल के आने की। तो वी हैव सीन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन दैट ईच ऑफ द आउटकम इज द सेम चांस ऑफ अकरिंग, देयरफॉर बोथ द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। व्हेन ईच ऑफ द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज इक्वल चांस, देन वी से दैट द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, क्योंकि दोनों के ही आने की पॉसिबिलिटी 1/2। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये पिछली वाली मैं इस पूरी वर्कशीट को रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं हो पाई, पर फिर भी पूरे के पूरे आंसर्स वहीं से लिखे हुए हैं, तो मैंने आंसर्स डिलीट नहीं किए, दोबारा से वर्कशीट रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी। तो अब वो कहते हैं कि अब बात करते हैं डाइस को थ्रो करते टाइम। तो बेटा जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है। डाइस को थ्रो करते टाइम आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 तो एक ही बार है यानी 1। भाई जितने नंबर ऑफ इवेंट होते हैं उसको लिखते हैं, तो 2 एक ही बार आ सकता है, तो 1 अपॉन टोटल कितने नंबर है 6, तो 1/6। 5 के आने का रिजल्ट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 5 भी एक ही बार है और टोटल कितने नंबर है 6, तो 1/6। आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, क्या सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं? येस। अ बॉल हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स या रिस्पेक्ट अदर देन कलर। तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 6 हो गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड कितनी है 4 अपॉन टोटल कितनी है 6, तो 4/6 सॉल्व करेंगे 2/3। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। येलो कितनी है 2 अपॉन 6, 2/6 यानी 1/6 नहीं 1/3 होगा। 1/3। अब वो पूछता है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। नहीं, यहाँ देखो इसके आने की पॉसिबिलिटी 2/3 थी, इसकी 1/3 है। तो अगर 1/3 है तो ये इक्वली लाइकली कहाँ से होगा, ये इक्वली लाइकली हो ही नहीं सकती। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। तो 2 कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। तो ये 4 केस हो सकते हैं। फिर कहता है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। तो मैंने लिख लिया टोटल केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही 10 केस हो सकते हैं। एंड मिक्स वेल, 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट। ऐसा लग रहा है 16 पर्ची ढप खेल रहे हैं, 10 पर्चियों में से कोई एक निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। तो हमने कहा 6 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी ये लिखने का तरीका होता है, प्रोबेबिलिटी 6 मतलब 6 के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू स्लिप विद नंबर 6 अपॉन टोटल स्लिप। स्लिप विद नंबर 6 कितनी है 1,
और टोटल स्लिप कितनी है 10, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा, तो p ग्रेटर देन 6 4/10। कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आज की आपकी सेकंड वर्कशीट है साइंस की, जैसे कि हमेशा आती है, और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड। तो स्पीड को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो वो कहते हैं ज्ञान वी नो दैट लीनियर मोशन मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। Speed of an object can be represented by distance time graph. The distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line, whereas it is curved line for non-uniform speed of an object. Slope of distance time graph is speed. Higher the slope, higher will be the speed of the graph. क्या मतलब है इसका? वो कहते हैं कि आप ग्राफ से भी जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इसको आपके सामने दिख रहा है, इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन आपको स्पीड दिखाती है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है। अगर ये लाइन ऐसे सीधी बनी है तो स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर ये लाइन सीधी ना बन के ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती तो हम कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये लाइन जितनी ऊंची होगी, जैसे यहाँ पे सीधी बनी है तो स्पीड है, अगर अगली लाइन यहाँ बनी होती, अगली लाइन ऐसे होती तो उसकी स्पीड और हाई होती, ऐसे होती तो और हाई स्पीड होती, ऐसे बनती तो भी यूनिफॉर्म होता लेकिन कम स्पीड होती। अब आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा स्पीड निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। या तो आप वर्कशीट पढ़ के वर्कशीट का तरीका समझ सकते हो, या मेरी ट्रिक से सिंपल मेरा तरीका समझ सकते हो। मेरा जो तरीका है ट्रिक वाला, वो एक बहुत सिंपल तरीका है जो कहता है कि आपको जो सीधी लाइन खींची हुई है यहाँ पे, इस सीधी लाइन के अंदर आपको बनाना है परपेंडिकुलर, आपको बनाना है बेस। आपको काउंट करना है कि परपेंडिकुलर कितना है, आपको काउंट करना है कि बेस कितना है ग्राफ में से, और फॉर्मूला लगा देना है स्पीड इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत सिंपल। या तो आप फिर वर्कशीट वाला तरीका करो, वो ग्राफ के पॉइंट वाला है, वो मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो डिफरेंट पोजीशन ऑफ कार। तो बेटा पॉइंट ए से बी देखो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड। बी से सी पे बॉडी रुक गई, देखो उसकी जो उसका डिस्टेंस है वो बढ़ ही नहीं रहा, वहीं है। सी से डी पे डिस्टेंस एकदम से बढ़ा, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन स्पीड बढ़ गई है। आगे हमारे सामने 3 ग्राफ बने हैं। ये पहला ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का, ये दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तीसरा है बॉडी एट रेस्ट का। तो ये ग्राफ ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि इन्हीं को हम आगे बनाएंगे। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट द स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो बेटा हमें ये ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ की मदद से हमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कही है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि ग्राफ में ये बनाई हमने परपेंडिकुलर और ये बना लिया हमने बेस। परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से लेके और यहाँ तक बनाए, और ये जो डिस्टेंस है आपके सामने, ये आ गया आपके पास 60, ये आपका परपेंडिकुलर है। और जो बेस है वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक है, वो है 6। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ। स्लोप का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। p परपेंडिकुलर 60, b बेस 6, 60/6 होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका स्पीड। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो 2 डिफरेंसेस, पहला हो गया यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब दूसरा मैंने बनाया ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जिगजैग लाइन। तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो तीसरे का बेटा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का डायग्राम बना लेते हैं ए पार्ट के लिए। तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये सीधी लाइन। और बी पार्ट का ग्राफ यही बनेगा।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लास्ट है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? स्पीड है। तो हमारी साइंस की वर्कशीट भी यहाँ पे एंड हुई। और हिंदी की वर्कशीट के लिए बच्चों आपको खोलना पड़ेगा 9th का आज का हिंदी मीडियम का वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए और हिंदी की वर्कशीट को, हिंदी मीडियम का 9th का ही जो वीडियो है उसमें से नोट डाउन कर लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपसे बच्चों कल मुलाकात होगी फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।